आइए दोस्तों, आज जानते हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में, जिनकी वजह से लेनिनवाद नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित हुए हैं। तो व्लादिमीर इलीच उल्यानोव, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है, उनका कार्यकाल 22 अप्रैल 1870 से लेकर 21 जनवरी 1824 तक एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिश तथा राजनीतिक सिद्धांतकार के नाम से वो जाने जाते हैं। लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली। वह 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से लेकर 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। उनके प्रशासन काल में रूस और उसके बाद व्यापक सोवियत संघ भी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित एक पक्ष साम्यवादी राज्य बन गया। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी थे और उन्होंने लेनिनवाद नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए। सिविर्स्क में एक अमीर मध्यम वर्गीय परिवार में वो पैदा हुए। 1887 में जब उनके बड़े भाई की मौत हो गई तो उन्होंने रूस की क्रांतिकारी समाजवादी राजनीति को गले लगाया। रूसी साम्राज्य की जार सरकार के विरुद्ध में भाग लेने पर उन्हें कजन इंपीरियल विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और फिर से उन्होंने अगले वर्षों में कानून की डिग्री प्राप्त की। वह 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए और वहाँ एक वरिष्ठ मार्क्सवादी कार्यकर्ता बन गए। 1897 में उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल तक शुसनस्केय को निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने नाडेज्दा कृपकाया से शादी कर ली। अपने निर्वासन के बाद वह पश्चिमी यूरोप में चले गए। वहां वे मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी RSDLP में एक प्रमुख सिद्धांतकार बन गए। 1903 में उन्होंने IRSDLP के वैचारिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर वह जूलियस मार्टोव के मेंशेविकों के खिलाफ बोल्शेविक गुट का नेतृत्व करने लगे। रूस की 1905 की असफल क्रांति के दौरान विद्रोह को प्रोत्साहित करने के बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय एक अभियान चलाया जिसे यूरोप व्यापी सर्वहारा क्रांति में परिवर्तित किया जाना था, क्योंकि एक मार्क्सवादी के रूप में उनका मानना था कि यह विरोध पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और समाजवाद की स्थापना का कारण बनेगा। 1917 की फरवरी क्रांति के बाद जब रूस में जार को हटा दिया गया और एक अंतिम सरकार की स्थापना हो गई तो वह रूस लौट आए। उन्होंने अक्टूबर क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें बोल्शेविकों ने नए शासन को उखाड़ फेंका। यह एक कट्टरपंथी साम्यवादी था। आइए अब उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। व्लादिमीर इलिच लेनिन का जन्म सिविर्स्क नामक स्थान में हुआ था और उसका वास्तविक नाम उलानोव था। उनके पिता विद्यालयों की निरीक्षक थे जिनका झुकाव लोकतंत्रात्मक विचारों की ओर था। उसकी माता, जो एक चिकित्सक की पुत्री थी, सुशिक्षित महिला थी। सन 1886 में पिता की मृत्यु हो जाने पर कई पुत्र पुत्रियों वाले बड़े परिवार का सारा बोझ लेनिन की माता पर पड़ा। यह भाई बहन प्रारंभ से ही क्रांतिवादी के अनुयायी बनते गए। बड़े भाई अलेक्जेंडर को जार की हत्या का षड्यंत्र रचने में शरीक होने के आरोप में फांसी दे दी गई। उच्च योग्यता के साथ स्नातक बनने पर लेनिन ने 1887 में कजान विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्रवेश किया, किंतु शीघ्र ही क्रांतिकारी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण विश्वविद्यालय ने निष्कासित कर दिया गया। सन 1889 में वह समारा चला गया, जहां उसने स्थानिक मार्क्सवादी की एक मंडली का संगठन किया। 1891 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से विधि परीक्षा में उपाधि प्राप्त कर लेनिन ने समारा में ही वकालत करना आरंभ कर दिया। 1893 में उसने सेंट पीटर्सबर्ग को अपना निवासस्थान बना लिया। शीघ्र ही वह वहाँ के मार्क्सवादियों का बहुमान्य नेता बन गया। यही श्रुसी कुस्पकाया, जो श्रमिकों में क्रांति का प्रचार करने में संलग्न थी, उसका परिचय उनके साथ हुआ। इसके बाद लेनिन की क्रांतिकारी संघर्ष में जीवन पर्यंत उसका घनिष्ठ सहयोग प्राप्त होता रहा। सन 1895 में लेनिन को बंदी गृह में डाल दिया गया और 1897 में 3 वर्ष के लिए पूर्वी साइबेरिया के एक स्थान पर निर्वासित कर दिया गया। कुछ समय बाद क्रुप्स्काया को भी निर्वासित होकर वहां जाना पड़ा और अब लेनिन ने उसके साथ विवाह कर लिया। निर्वासन में रहते समय लेनिन ने 3 पुस्तकों लिखी, जिनमें एक थी रूस में पूंजीवाद का विकास। इसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर रूसी की आर्थिक उन्नति के विश्लेषण का प्रयत्न किया गया। यही उसने अपने मन में रूस के निर्धन श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग का एक दल स्थापित करने की योजना बनाई। सन 1900 में निर्वासन से वापस आने पर एक समाचार पत्र स्थापित करने के उद्देश्य से उसने कई नगरों की यात्रा की। ग्रीष्म ऋतु में वह रूस के बाहर चला गया और वहीं से उसने इस्क्रा चिंगारी नामक समाचार पत्र का
संपादन आरंभ किया। इसमें उसके साथ श्रमिकों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाले वे रूसी मार्क्सवादी भी थे जिन्हें जारशाही के अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर देश के बाहर रहना पड़ रहा था। 1902 में उसने हमें क्या करना है शीर्षक नामक पुस्तक तैयार की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि क्रांति का नेतृत्व ऐसे अनुशासित दलों के हाथ में होना चाहिए जिसका मुख्य कामकाज ही क्रांति के लिए उद्योग करना है। सन 1903 में रूसी श्रमिकों के समाजवादी लोकतंत्र दल का दूसरा सम्मेलन हुआ। इसमें लेनिन तथा उसके समर्थकों को अवसरवादी तत्वों से कड़ा लोहा लेना पड़ा। अंत में क्रांतिकारी योजना के प्रस्ताव बहुमत से मंजूर हो गया और रूसी समाजवादी लोकतंत्र दल दो शाखाओं में विभक्त हो गया। क्रांति का वास्तविक समर्थक बोल्शेविक समूह और अवसरवादी मेंशेविकों का गिरोह। सन 1905 से लेकर 1907 में उसने रूस की प्रथम क्रांति के समय जनसाधारण को उभारने और लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में बोल्शेविकों के कार्य का निर्देशन किया। अवसर मिलते ही नवंबर 1905 में वह रूस लौट आया। सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कराने तथा केंद्रीय समिति का गतिविधि का संचालन करने में उसने पूरी ताकत लगा दी और कारखानों तथा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की सभाओं में अनेक बार भाषण दिया। प्रथम रूसी क्रांति के विफल हो जाने पर लेनिन को फिर देश से बाहर चले जाना पड़ा। जनवरी 1912 में सर्व रूसी दल का सम्मेलन प्राग में हुआ। लेनिन के निर्देश से सम्मेलन ने क्रांतिकारी समाजवादी लोकतंत्र दल से मेंशेविकों को निकाल बाहर किया। इसके बाद लेनिन के क्रेको नामक स्थान में रहकर दल के पत्र प्रावधा का संचालन करने, उसके लिए लेख लिखने और चौथे राज्य ड्यूमा के बोल्शेविक दल का निर्देशन करने में अपने आप को लगाया। सन 1913-14 में लेनिन ने दो पुस्तकें लिखी, राष्ट्रीयता के प्रश्न पर समीक्षात्मक विचार तथा राष्ट्रों का आत्मनिर्णय करने का अधिकार। पहली में उसने बुर्जुआ लोगों के राष्ट्रवाद की तीव्र आलोचना की और श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का समर्थन किया। दूसरी में उसने यह मांग की कि अपने भविष्य का निर्णय करने का राष्ट्रों का अधिकार मान लिया गया। उसने इस बात पर बल दिया कि गुलामी से छुटकारा पाने का प्रयत्न करने वाले देशों की सहायता की जाए। प्रथम महासमर के दौरान लेनिन के नेतृत्व में रूसी साम्यवादियों ने सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीयता का साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध का झंडा ऊपर उठाया। युद्ध काल में उसने मार्क्सवाद की दार्शनिक विचारधारा को आगे और बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद 1916 में साम्राज्यवाद का विश्लेषण करते हुए बतलाया कि यह पूंजीवाद के विकास की चरम और आखिरी मंजिल है। उसने उन परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला जो साम्राज्यवाद के विनाश के अनिवार्य बना देती है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवाद के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की गति सब देशों में एक सी नहीं होती। इसी आधार पर उसने यह निष्पत्ति निकाली कि शुरू में समाजवाद की विजय पृथक रूप से केवल 2-3 या मात्र एक ही पूंजीवादी देश में संभव है। इसका प्रतिपादन उसने अपनी दो पुस्तकों में किया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप स्लोगन 1915 तथा द वार प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन 1916। महासमर के समय लेनिन ने स्विट्जरलैंड में अपना निवास बनाया। कठिनाइयों के बावजूद अपने दल के लोगों का संगठन और एक सूत्रीकरण जारी रखा। रूस में स्थित दल की संस्थान से पुनर्संपर्क स्थापित कर लिया तथा और भी अधिक उत्साह एवं साहस के साथ उनके कार्य का निर्देश किया। फरवरी-मार्च 1917 में रूस में क्रांति का आरंभ होने पर वह रूस लौट आया। उसने क्रांति की व्यापक तैयारियों का संचालन किया और श्रमिकों तथा सैनिकों की बहुसंख्यक सभाओं में भाषण कर उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने और संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। जुलाई 1917 में क्रांति विरोधियों के हाथ में सत्ता चली जाने पर बोल्शेविक दल ने अपने नेता के अज्ञातवास की व्यवस्था की। उसी समय उसने द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, राज तथा क्रांति नामक पुस्तक लिखी और गुप्त रूप से दल के संगठन और क्रांति की तैयारियों के निदर्शन का कार्य जारी रखा। अक्टूबर में विरोधियों की काम चलाऊ सरकार का तख्ता उलट दिया गया और 7 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत सरकार की स्थापना कर दी गई। प्रारंभ से ही सोवियत शासन ने शांति स्थापना पर बल देना शुरू कर दिया। जर्मनी के साथ उसने संधि कर ली। जमींदारों से भूमि छीनकर सारी भूसंपत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। व्यवसायों तथा कारखानों पर श्रमिकों का नियंत्रण हो गया और बैंकों तथा परिवहन साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। श्रमिकों तथा किसानों को पूंजीपतियों या और जमींदारों से छुटकारा मिला और समस्त देश के निवासियों में पूर्ण समता स्थापित कर दी गई। नवस्थापित सोवियत प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लाल सेना का निर्माण किया गया। लेनिन ने अब मजदूरों और किसानों के संसार के इस प्रथम राज्य के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। उसने दी इमीडिएट
टास्क ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट तथा दी प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड दी रेनिगेड कोत्स्की नामक पुस्तक लिखी 1918 में। लेनिन ने बतलाया कि मजदूरों का अधिनायक तंत्र वास्तव में अधिकांश जनता के लिए सच्चा लोकतंत्र है। उसका मुख्य काम दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं वरन संगठनात्मक तथा शिक्षण संबंधी कार्य है। लेनिन सोवियत यूक्रेनी युद्ध के मुख्य सर्जक भी थे। बाहरी देशों के सैनिक हस्तक्षेपों तथा गृह कलह के 3 वर्षों 1928 से 1920 में लेनिन ने विदेशी आक्रमणकारियों तथा प्रतिक्रांतिकारियों से दृढ़तापूर्वक लोहा लेने के लिए सोवियत जनता का मार्गदर्शन किया। इस व्यापक अशांति और गृह युद्ध के समय भी लेनिन ने युद्ध काल से हुई देश की बर्बादी को दूर कर स्थिति सुधारने, विद्युतीकरण का विकास करने, परिवहन के साधनों के विस्तार और छोटी छोटी जोतों को मिलाकर सहयोग समितियों के आधार पर बड़े फार्म स्थापित करने की योजनाएं आरंभ की। उसने शासनिक यंत्र का आकार घटाने, उसमें सुधार करने तथा खर्च में कमी करने पर बल दिया। उसने शिक्षित और मनीषी वर्ग से किसानों मजदूरों के साथ सहयोग करते हुए नए समाज के निर्माण कार्य में सक्रिय भाग लेने का आग्रह लिया। जहां तक सोवियत शासन की विदेश नीति का प्रश्न है, लेनिन ने अविकल रूप से शांति बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न किया। उसने कहा कि हमारी समस्त नीति और प्रचार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देशवासियों को युद्ध की आग में न झोंका जाए। लड़ाई का खात्मा कर देने की ओर ही हमें अग्रसर होना चाहिए। उसने साम्यवाद के शत्रुओं से देश का बचाव करने के लिए प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया और सोवियत नागरिकों से आग्रह किया कि वे वास्तविक लोकतंत्र तथा समाजवाद के स्थापनार्थ विश्व के अन्य सभी देशों में रहने वाले श्रमिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना रखें। उनके शव को एम्बाम किया गया और आज भी मॉस्को के रेड स्क्वायर में रखा है। 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण और असरदार शख्सियत में गिने जाने वाले लेनिन की मौत के बाद उनकी पर्सनैलिटी ने बड़े तबके पर गहरा असर डाला। साल 1991 में सोवियत संघ के बिखरने तक उनका खासा असर जारी रहा। मार्क्सवाद लेनिनवाद के साथ उनकी वैचारिक अहमियत काफ़ी रही और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट मूवमेंट में उनका खास स्थान रहा। हालांकि उन्हें काफ़ी विवादित और भेदभाव फैलाने वाला नेता भी माना जाता है। लेनिन को उनके समर्थक समाजवाद और कामकाजी तबके का चैंपियन मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें ऐसी तानाशाही सत्ता के अगुवा के रूप में याद करते हैं जो राजनीतिक अत्याचार और बड़े पैमानों पर हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। उनकी विचारधारा के बारे में आप जानते हैं। विचारधारा के स्तर पर यह सर्वहारा क्रांति की और विशेषकर सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत और कार्यनीति है। लेनिन ने उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उस विश्लेषण को जारी रखा जिसे मार्क्स ने पूंजी में किया था और साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के नियमों को उजागर किया। लेनिनवाद की सृजनशाली आत्मा समाजवादी क्रांति के उनके सिद्धांत में व्यक्त हुई है। लेनिन ने प्रतिपादित किया कि नई अवस्थाओं में समाजवाद पहले एक या कुछ देशों में विजयी हो सकता है। उन्होंने नेतृत्वकारी तथा संगठनकारी शक्ति के रूप में सर्वहारा वर्ग की दल विषयक मत को प्रतिपादन किया, जिसके बिना सर्वहारा अधिनायकत्व की उपलब्धि तथा साम्यवाद समाज का निर्माण असंभव है। वस्तुत लेनिनवाद एक लेनिन के बाद की वैचारिक परिघटना है। लेनिन का देहांत 1924 में हुआ। अपने जीवन में उन्होंने खुद न तो लेनिनवाद शब्द का प्रयोग किया और न ही उसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया। वे अपने विचारों को मार्क्सवादी, समाजवादी और कम्युनिस्ट श्रेणियों में रखकर व्यक्त करते थे। लेनिन के इस रवैये के विपरीत उनके जीवन के अंतिम दौर में 1920 से 1924 के बीच सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं और सिद्धांतकारों ने लेनिन के प्रमुख सिद्धांतों, रणनीतियों और कार्यनीतियों के इर्द गिर्द विभिन्न राजनीतिक और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य विकसित किए, जिनके आधार पर आगे चलकर लेनिनवाद का विन्यास तैयार हुआ। इन नेताओं ने निकोलाई बुखारिन, लियोन ट्रॉट्स्की, जोसेफ स्टालिन, ग्रेगरी जिनोव्हिव और लेव कोमुनेव प्रमुख थे। उत्तर लेनिन अवधि में हुए सत्ता संघर्ष में स्टालिन की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी नेताओं को जान से हाथ धोना पड़ा। आज लेनिनवाद को जो रूप हमारे सामने है उस पर प्रमुख तौर पर स्टालिन की व्याख्याओं की छाप है। स्टालिन ने 1934 में 2 पुस्तकें लिखी, फाउंडेशंस ऑफ लेनिनिज्म और प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म, जो लेनिनवाद की आधिकारिक समझ का प्रतिनिधित्व करती है। अगर स्टालिन द्वारा दी गई परिभाषा माने तो
लेनिनवाद, साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद होने के साथ साथ सर्वहारा की तानाशाही की सैद्धांतिक और क्रांतिकारी नीति है। स्पष्ट है कि स्टालिन इस परिभाषा के द्वारा लेनिनवाद को एक सार्वभौम सिद्धांत की तरह पेश करना चाहते थे। उन्हें अपने इस लक्ष्य में जो सफलता मिली उसके पीछे लेनिन द्वारा श्वेत क्रांति के बाद 1919 में स्थापित कोमिंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्टालिन की सफलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया के अधिकतर मार्क्सवादी कार्यकर्ता और नेता मार्क्सवाद को लेनिनवाद के बिना अपूर्ण समझते हैं। दरअसल लेनिनवाद क्लासिकल मार्क्सवाद में कुछ नई बातें जोड़ता है। पहली बात तो यह है कि वह केवल क्रांतिकारी सर्वहारा पर निर्भर रहने के बजाय क्रांतिकारी मेहनतकशों यानी मजदूरों और किसानों के गठजोड़ की मुख्य क्रांतिकारी शक्ति के रूप में शिनाख्त करता है। अपने इस योगदान के कारण लेनिनवाद मार्क्सवाद को विकसित औद्योगिक पूंजीवाद की सीमाओं से निकलकर अल्पविकसित और अर्ध औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों के लिए उपयोगी विचारधारा बना देता है। लेनिनवाद ऐसे भी देशों के कम्युनिस्ट और अन्य रेडिकल तत्वों के लिए क्रांतिकारी करने की व्यवहारिक विधि का प्रावधान बनकर उभरा है। लेनिनवाद के इस आयाम के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी मोर्चे की अवधारणा चीन, वियतनाम, कोरिया और लातिनी अमेरिका में कम्युनिस्ट क्रांति को अग्रगति देने में सफल रही है। जिन देशों में कम्युनिस्ट क्रांतियां नहीं भी हो पाई जैसे भारत, वहां के कम्युनिस्ट भी लेनिनवाद के इसी केंद्रीय थीसिस पर अमल करते हैं।